मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते ही हो कि आज आपका एग्ज़ाम है, तो उसके अंदर आपको 5 लेसन दिए हुए हैं। पहले 4 हैं। पहला है ईंटें, मनके, अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, और फिर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य की अर्थव्यवस्थाएं, और फिर तीसरा लेसन जो है वो आपको दिया हुआ है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के बारे में, और चौथा लेसन है विचारक, विश्वास और इमारतें। और फिर 5वां लेसन आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद छठा लेसन है भक्ति, सूफ़ी परंपराएं। तो जो ये चैप्टर है आपको वीडियो के माध्यम से और मैं करा चुकी हूँ, और वैसे भी आपके पहले 2 चैप्टर हैं जो उनके टेस्ट पहले भी आपके हो चुके हैं। तो जिस तरह से आपने उनके अंदर मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन आए थे, वैसे ही अब भी मल्टीपल चॉइस ही प्रश्न होंगे, और आपको ऑप्शन में आंसर जो दिए हुए होते हैं वो दिए हुए होंगे, और फिर आपको ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो आपको ये 5 लेसन जो है वो अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, और इनके मल्टीपल चॉइस ही रिवाइज़ करने हैं। मल्टीपल चॉइस आप अच्छे से कर सकते हो। और जैसे जो पहले भी मैंने आपको जैसे जो मुख्य पॉइंट हैं वो भी आपको करा चुकी हूँ पहले की वीडियो में। और जैसे इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसका जो काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का निर्धारित जो है वो किया गया है। और इस सभ्यता के मुख्य केंद्र जो हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगम आदि जो हैं वो स्थान पाए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्व की बस्तियां हैं वो प्राय छोटी होती थी, और इसमें कृषि तथा पशुपालन जो था वो प्रचलित था। और जैसे इसके अंदर बताया गया है कि हड़प्पा के जो पूरा स्थल मिले हैं उनमें अनाज के दाने, पशु पक्षियों की हड्डियाँ जो हैं वो मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे उनको भोजन के बारे में भी जानकारी जो है वो थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो एक नियोजित शहर था। वहाँ की जो गलियाँ थी, जो सड़कें थी, वो एक दूसरे को समकोण काटती थी, और मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। और जो उनका निचला हिस्सा होता था वहाँ पर जैसे नालियाँ बनाई जाती थी, और गंदे पानी की निकासी जो है वो उन्हीं नालियों से की जाती थी। और हड़प्पा में जैसे कुछ शवाधान भी मिले हैं, और उससे क्या पता चलता है कि जैसे मृतकों को दफनाया जाता था, और ये इस प्रकार के गर्त हैं जहाँ पर शवों के साथ जो है वो दैनिक सामग्री, दैनिक प्रयोग होने वाली, यानी कि दिनचर्या जो चलती थी उसमें जो वस्तुएं प्रयोग की जाती थी वो भी उनके साथ दफनाई हुई मिली हैं। और हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में जैसे मन के बनाना, शंख की कटाई, और धातु कर्म, मोहरें, बाट बनाना आदि जो है वो भी शामिल थे। और शंख से जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं भी जो हैं वो मिली हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें छोटे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। जैसे क्वेश्चंस हैं कि आपके पास आ जाए कि हड़प्पा स्थानों में कौन सी प्रजाति के पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे वराहा, और फिर जैसे दे दिया जाए आपको घड़ियाल, हिरण, और उपरोक्त सभी। तो जंगली सूअर या ये दे दिया जाए तो इसका आंसर जो है वो तो आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की हड्डियाँ जो हैं वो मिली हैं। अब जैसे फिर पूछ लिया जाए आपसे कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल कौन सा है, यानी कि हरियाणा के अंदर कहाँ पर जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हैं वो मिले हैं, तो कालीबंगम, लोथल, बनावली, और जैसे दे दिया जाए कि गुजरात, तो इसके अंदर बनावली जो स्थान है वहाँ पर हमारे को जो हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा से जुड़े जो स्थल हैं उनके अंदर बनावली जो है वो आएगा। फिर जैसे दे दिया जाए आपको कि सबसे पहले
खोजा गया हड़प्पा स्थल जो है वो कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। और इसके अंदर 4 जैसे आपको ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन उसमें से आपको एक ठीक करना होता है, तो वो है हड़प्पा। और मिस्र के पिरामिड जो थे वो विशाल पिरामिड क्या थे, तो वो सामान्य शवाधान थे या राजकीय शवाधान थे या राजकीय संग्रहालय थे या गोदाम थे, तो वो राजकीय शवाधान थे। और ऐसे ही आप जैसे हड़प्पा वासियों के लिए कौन से स्थान जो हैं वो तांबे के स्रोत भी रहे हैं, तो वो जैसे उसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसका आंसर जो है वो आएगा जैसे खेतड़ी राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो खेतड़ी स्थान है वहाँ पर तांबे के स्रोत जो थे उनके वो वहाँ पर थे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, जैसे उसके अंदर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जैसे लगभग 1500 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के जो हैं वो विकास हुए थे, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय और अंतिम संस्कार के नए तरीके, नए नगरों का उदय जो है वो इस समय हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था अशोक मौर्य, वो वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग प्रदेश को जो है वो जोड़ा था। और मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख जो है वो अशोक के अभिलेख जो मिले हैं उनके अंदर जो है वो मिला है। तो उस समय के दौरान जैसे प्राकृतिक भाषा के अंदर अभिलेख मिले हैं, कुछ संस्कृत भाषा के अंदर भी मिले हैं, और जैसे जो भाषाएं उस समय की कुछ भाषा तो अभी भी पढ़ी भी नहीं गई है जो अभिलेख मिले हैं। तो जैसे जो 321 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है वो स्थापना की थी और उसका राज्य जो है वो पश्चिम और उत्तर यानी कि पश्चिम से उत्तर में अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है उसका राज्य फैला हुआ था। उस समय के दौरान बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम जो है वो इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, फिर भी जो मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और जो अवनति जैसे नाम जो हैं वो प्राय एक समान ही हैं। इससे भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखे जाते थे, तो आपको हिंदी दे दिया जाए, जैसे संस्कृत दे दिया जाए, प्राकृतिक दे दिया जाए और साथ में पंजाबी दे दिया जाए, तो आपकी जो अभिलेख लिखे जाते थे वो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। तो आपको एक ऑप्शन जो सही है वही आपको चुनना है। जैसे मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। 3rd चैप्टर के अंदर आपको महाभारत के बारे में और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में और जैसे इसमें बताया गया है। और महाभारत जो है वो बदलते हुए रिश्तों की एक कहानी है। उसमें चचेरे भाइयों के 2 दलों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि की सत्ता को लेकर जो संघर्ष है उसका वर्णन करती है। और पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र जो होते थे वो उस समय के दौरान महत्वपूर्ण होते थे। इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था और पैतृक संपत्ति को जैसे पैतृक संपत्ति होती थी तो उसके ऊपर पुत्रियों का कोई भी अधिकार जो है वो नहीं होता था। और धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति जो है वो दी गई थी। पहले 4 जो हैं वो उत्तम माने जाते थे जबकि शेष को निंदित माना गया था। और संभव है कि निंदित विवाह जो पद्धतियाँ थीं उन लोगों में प्रचलित होंगी जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को स्वीकार नहीं करते थे। तो उस समय ब्राह्मण नियम बनाते थे। उस समय जो हमारा समाज था वो भी जैसे वंशों के अनुसार या फिर जैसे बटा हुआ था 4 भागों के अंदर। 4th चैप्टर जो है उसके अंदर विचारक, विश्वास और इमारतें।
तो इसके अंदर सांची जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और इसकी जो खोज है वो और अंबिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो आए। और आज यह जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। और ऋग्वेद जो है उसके अंदर जैसे अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति सूक्तों का संग्रह है, और यज्ञों के समय इन सूक्तों का उच्चारण किया जाता था। और लोग जो है वो मवेशी, पुत्र, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए जो है वो उनके अंदर प्रार्थना करते थे। तो इसके अंदर ये सब कुछ बताया गया है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस ही प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भोपाल के निकट जो है वो स्थित है। भोपाल की बेगम जो है वो जैसे आपको नाम दे दिए जाएं तो उनमें से ये नहीं थी, जैसे शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, नूरजहाँ बेगम तथा ये दोनों ही नहीं थी। तो इसके अंदर नूरजहाँ बेगम जो है वो आंसर आएगा। लास्ट हमारा चैप्टर है भक्ति सूफ़ी परंपराएं। इसके अंदर जैसे 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के नए जो साहित्यिक स्रोतों में जो संत कवियों ने रचनाएं लिखी थी वो शामिल हैं, उनके बारे में बताया गया है। और उन्होंने इन रचनाओं में अपने आप को जो है वो जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से व्यक्त किया था। यानी कि उस समय जैसे किंवदंतियाँ होती थी और जो मौखिक रूप से कविताएं गाई जाती थी वो एक दूसरे स्थान पर मौखिक रूप से ही पहुंचती थी। और जैसे मुख से दूसरे मुख तक, यानी कि जैसे जो रचनाएं होती थी वो अधिकतर संगीतबद्ध होती थी तो गाई जाती थी। और संतों के जो अनुयायियों कि जैसे कई पीढ़ियों तक जो उनके मूल संदेश होते थे वो उसी के माध्यम से पहुंचते रहते थे। और फिर जैसे इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता जो है वो संभवतः यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवताओं को जो देखने को मिलता है। और जैसे इसमें विष्णु, शिव, देवी अनेक रूपों में देवी देवताओं का वर्णन जो है वो किया गया है। और इसके अंदर जैसे अलवार थे, और जैसे जो भक्ति परंपरा में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना को लेकर जैसे जो उपासक होते थे वो प्रेम भाव में लीन रहते थे। और जैसे जो भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गान जो है वो इस उपासना पद्धति के अंशों के रूप में किया जाता है। और वैष्णव और शैव संप्रदायों का भी जैसे विशेष रूप से इसमें देखने को मिलता है। और जैसे अलवार और नयनार संतों के बारे में भी इसमें पढ़ने को मिलता है। जैसे स्त्रियां भी भक्ति करती थी तो उनके बारे में भी जैसे इसमें पढ़ने को मिलता है। जैसे मीरा, कबीरदास, उन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ते हैं। तो आपको मैंने जैसे बता ही दिया है कि ऑप्शन वाले सभी क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, तो आप अपने चैप्टर्स को ध्यान से रीड कीजिएगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही आपका एग्ज़ाम होना है। तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। धन्यवाद।